हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। और बोर्ड एग्जाम की 2025 में जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देंगे क्लास 12th का, वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर उस पर अच्छी तरह से ध्यान देकर हर हर विषय पर ध्यान देकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जो आपका विषय साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जो विषय आप उस पर ध्यान देकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने जो पॉलिटिकल साइंस था उसका मैंने सेकेंड बुक का चैप्टर 1, जिसका नाम था राष्ट्र निर्माण की चुनौती, तो उस चैप्टर को मैंने शुरू किया था और कुछ वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कुछ जानकारी दिया इस चैप्टर के बारे में। तो जितना कुछ जानकारी दिया, उस जानकारी उस जानकारी को थोड़ा और डेवलप करने के लिए और थोड़ा और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम वीडियो को चौथा वीडियो मेरा है, चौथा वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको उससे जहाँ तक आपको मैंने जानकारी दिया उससे आगे की ओर बढ़ूंगा। लेकिन मैंने जो कल यानी पिछले वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया, तो उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आप कभी उसको भूलेंगे नहीं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बस आप सभी से मेरा एक गुजारिश है कि अगर वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, पसंद आता है, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखते हैं, आपकी 12th की तैयारी अगर 12th में अगर पॉलिटिकल साइंस में कुछ अगर समझते हैं मेरे माध्यम से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बस आप वीडियो को लाइक कर दें, ताकि दोबारा और अच्छी तरह से वीडियो बनावे। और लाइक मिलेगा तो आप सभी को समझाने में और मज़ा आता है, लाइक मिलता है तो वीडियो पर। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो कल जो मैंने जो पिछला वीडियो था उसमें जो मैंने जो कुछ भी समझा है उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो मैंने कल जो विभाजन का परिणाम था, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद होता है 15 अगस्त को, तो आज़ाद होने के साथ साथ हमारा देश का विभाजन हो जाता है। विभाजन होने के बाद हमारा देश में विभाजन होने के बाद क्या क्या परिणाम हुआ, कौन सा घटना घटा, कौन सा घटना नहीं घटा, इसके बारे में हम कल के वीडियो में जाने थे। तो उसको एक बार रिवीजन करते हैं। तो आइए पहला परिणाम पहला परिणाम तेजी से जानते हैं। पहला परिणाम क्या था? तो पहला परिणाम था बड़े पैमाने पर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मजबूरन जाना पड़ा। जब देश का विभाजन हो गया, इंडिया पाकिस्तान बन गया, तो इंडिया जो मुस्लिम थे वे पाकिस्तान में चले गए और जो पाकिस्तान में हिंदू थे वे इंडिया आ गए। तो मजबूरन वो अपना अपना जो पैतृक स्थान था, अपना गांव था, अपना जो भूमि था, जो पैतृक था, उसको मजबूरन छोड़ना पड़ा, जो एक बहुत बड़ा परिणाम हुआ विभाजन का। उसके बाद दूसरा परिणाम यह हुआ कि एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों को मारने लगे। अगर हिंदू है तो हिंदू समुदाय मुस्लिम समुदाय को मारने लगे, मुस्लिम समुदाय हिंदू समुदाय को मारने लगे। दोनों समुदाय के बीच दंगे होने लगे, दोनों समुदाय में कई लोगों की जान गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया था विभाजन के बाद। उसके बाद तीसरा परिणाम क्या हुआ था? जो लाहौर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, लाहौर, अमृतसर और कोलकाता जैसे शहर जो थे वे सांप्रदायिक अखाड़े में बदल गए। लाहौर जो शहर था और अमृतसर, कोलकाता, यहाँ पर अधिक मात्रा में हिंदू मुस्लिम निवास करते थे। तो दोनों के बीच दंगा फसाद होने लगे, जिसके चलते यहाँ पर सबसे अधिक दंगे फसाद हुए। तो इसे अखाड़े कहा गया, सांप्रदायिक का अखाड़े, दंगे का अखाड़ा। उसके बाद चौथा परिणाम हुआ, जिन इलाकों में अगर मुस्लिम ज़्यादा है तो उस इलाके में
हिंदू हिंदू और सिख सिख जो धर्म थे वे उस इलाके में जाने से डरते थे, और जिस इलाके में हिंदू और सिख ज़्यादा थे उस इलाके में मुस्लिम जो लोग थे वे जाने से डरते थे। तो ये भी एक विभाजन के बाद परिणाम हुआ, दोनों धर्म के बीच तनाव बढ़ गया, दोनों धर्म एक दूसरे को देखना नहीं चाहता था, तो ये परिणाम हुआ था। ये सब लिख दीजिएगा, आपको सब आपका फुल नंबर मिल जाएगा। उसके बाद पांचवा परिणाम जानते हैं, दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों का अक्सर तौर पर शरणार्थी शिविर में पनाह लेनी पड़ी। अगर हिंदुस्तान में अगर कोई मुस्लिम है, मुस्लिम है, अगर वे अल्पसंख्यक में है, किसी क्षेत्र में अगर मुस्लिम है और वहां पर वह अल्पसंख्यक में है, तो उसे शरणार्थी शिविर में शरण लेनी पड़ती थी। शरणार्थी का मतलब आपको मैंने कल बताया था कि जब कोई एक देश से दूसरे देश में जाकर निवास करता है तो उसे शरणार्थी कहते हैं। उसके बाद छठा परिणाम हुआ था कि जो हिंदू पुलिस थे वे मुस्लिम को मारने लगे, मुस्लिम पर अत्याचार करने लगे। जो मुस्लिम पुलिस थे वे हिंदू संप्रदाय पर अत्याचार करने लगे, जबकि समझ लीजिए कि हिंदू पुलिस जो होता है सभी धर्म को बराबर नज़रों से देखता है, ना वे मुस्लिम को देखता है ना हिंदू को देखता है। लेकिन विभाजन के बाद मुस्लिम पुलिस भी अपने अलग अलग संप्रदाय, अपने जो विरोधी संप्रदाय था उसको मारने लगा, उस पर अत्याचार करने लगा। उसके बाद सातवां परिणाम क्या हुआ, तो आइए जानते हैं। दोनों तरफ हजारों की तादाद में औरतों को अपहरण किया और उन्हें जबरन शादी कर लिया और उनसे अगवा करने वाले धर्म को अपनाना पड़ा। जब देश का विभाजन हुआ तो अल्पसंख्यक में अगर हिंदू हैं और मुस्लिम हैं, तो जिन इलाकों में अगर मुस्लिम अल्पसंख्यक में हैं तो उनके मुस्लिम औरतों से या हिंदू औरतों से जो जिनकी संख्या अधिक थी वे उनसे जबरन शादी कर लेते थे। पहले अगवा मतलब किडनैप कर लेते थे, उसके बाद उस औरत से जबरदस्ती शादी कर लेते थे। शादी करने के बाद उस औरत को अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ता था। अगर वे मुस्लिम औरत है तो उसे हिंदू बनना पड़ता था, अगर वे मुस्लिम औरत है तो उसे हिंदू बनना पड़ता था। जबरन उसे शादी किया जाता था, गलत तरीका से भी उससे शादी किया जाता था। उसके बाद आठवां परिणाम जानते हैं, अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर बहू बेटी को मार डाला। जो लोग अगर हिंदुस्तान में रह रहे हैं, अगर वे मुस्लिम संप्रदाय हैं, तो वो अपने कुल, अपने वंश की इज्जत बचाने के लिए जो अपने परिवार में लड़की है, उनकी बेटी है, बहू है, तो उनको जान से ही मार देते थे। ना रहेगी बेटी ना रहेगी बहू, जिससे हमारा कुल का भी इज्जत नहीं जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर किसी के घर में जिसकी अल्पसंख्यक मानिए कोई अगर संप्रदाय अल्पसंख्यक है और उसके घर में बहू बेटी है, तो जिस संप्रदाय की अधिक संख्या है तो वे संप्रदाय अल्पसंख्यकों के घर के औरतों की इज्जत लूट लेते थे, जिसके चलते जो माता पिता होते थे अपने बहू बेटी को मार देते थे, जिससे उनकी कुल का इज्जत बच जाता था। उसके बाद नौवां परिणाम ये हुआ, जो बच्चे थे वो अपने माँ बाप से बिखर गए। हजारों की संख्या में हजारों की लाखों की संख्या में मुस्लिम हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए और हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, जिनमें इतना भीड़ था, जाने में इतना कठिनाई था कि जो कोई बच्चा था जो छोटे छोटे उम्र का था, जिसको उतना समझ नहीं था, वो अपने माँ बाप से बिखर गया, जो आगे जो आगे जाकर कभी अपने माँ बाप से नहीं मिला और वह लापता हो गया, बेसहारा हो गया। ये परिणाम हुआ था विभाजन के बाद। बहुत दर्दनाक हादसा हो गया था विभाजन के बाद। अगर आप लोग वहाँ होते तो क्या होता पता नहीं। उसके बाद दसवां परिणाम क्या हुआ ये जानते, वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल कुर्सी और पुलिस के बाद यंत्रों तक का बंटवारा हुआ। सरकारी और रेलवे के कर्मचारी का भी बंटवारा हुआ। जो वित्तीय संपदा था जो मैं वित्तीय संपदा था उसके जो बंटवारा होवे किया, लेकिन
टेबल कुर्सी का भी बंटवारा हुआ, पुलिस का जो वाद्य यंत्र था, मतलब गन था वो उसका भी बंटवारा हुआ, सरकारी और रेलवे कर्मचारी का भी बंटवारा हो गया, समझिए। तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर विभाजन का क्या क्या परिणाम हुआ, तो आप लिख दीजिएगा। आशा करते हैं आप लोग लिख दीजिएगा, समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो इसको नोट कर लीजिए और इसको 1 से 2 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। और आपसे ये 5 नंबर नहीं तो 2 नंबर में जरूर पूछेगा सब्जेक्टिव में। थोड़ा फास्ट करते हैं, वो आगे भी बढ़ना है। पॉइंट टू बी नोटेड है। तो इसमें जो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट, विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी चली गई, लेकिन फिर भी 1991 के वक्त भारत की कुल आबादी में 12% मुस्लिम थे। जब देश का विभाजन हुआ तो हिंदुस्तान से कई लाखों की संख्या में मुस्लिम पाकिस्तान चले गए, लेकिन जब 1951 ईस्वी में देश का जनगणना हुआ तो उसमें पता चला कि देश में अभी भी वर्तमान में देश में 1951 के तत्कालीन समय में 12% मुस्लिम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। अभी तो वर्तमान में 25% मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं, इसको याद रखिएगा। उसके बाद लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। विभाजन के परिणाम यह हुआ कि 80 लाख लोगों को हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान, पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान आना पड़ा। विभाजन के दौरान कई हिंसा में लगभग 5 से 10 लाख लोगों की जान गई। जो विभाजन हमारा देश का हुआ उसमें जो हिंसा हुई उसमें कम से कम 5 से 10 लाख प्लस ही लोगों का जान गया होगा, जो कि अच्छा नहीं है। उसके बाद आगे है महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, जैसे इनका जन्म कब हुआ, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। उनके बाद इनके माता का क्या नाम है, तो पुतली बाई। थोड़ा इसको बड़ा कर, पुतली बाई पूछा जाएगा। इनके माता का क्या नाम है, तो पुतली बाई याद रखिएगा। उसके बाद इनके पिता का क्या नाम था, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था, तो क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो लिखिएगा करम चंद्र गांधी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के पत्नी का क्या नाम था, तो याद रखिएगा कस्तूरबा गांधी। ये पूछा जाएगा। उसके बाद और पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए, तो याद रखिएगा 1893 ईस्वी में अफ्रीका 1893 ईस्वी में अफ्रीका गए। भारत भारत कब लौटे, तो 1915 ईस्वी में वे भारत लौटे। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो बस इतना ही महात्मा गांधी के बारे में जानकारी लेना था। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी का मृत्यु कब हुआ, तो याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को उनका निधन हुआ था। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी की हत्या किसने किया, तो याद रखिएगा नाथू थू राम नाथूराम गोडसे नामक एक आतंकवादी ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। ये भी क्वेश्चन वीवीआई आपसे पूछा जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी मरते वक्त किन शब्दों का प्रयोग किया, तो हे राम का प्रयोग किया। जब वे मर रहे थे तो हे राम शब्द का प्रयोग किए थे। तो महात्मा गांधी से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इससे भी आपको डीपली महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है तो मैं आपको इतिहास में पढ़ाऊंगा। तो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो मैंने कल का वीडियो में बताया था उसका मैंने रिवीजन करा दिया। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे।
तो हम अब जानेंगे स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने राष्ट्र निर्माण से संबंधित 3 मुख्य चुनौती आई थी। जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, देश का विभाजन हो गया, तो विभाजन होने के बाद देश भारत में राष्ट्र का निर्माण किस तरह से किया जाए, भारत को कैसे विकास किया जाए। जो हमारा भारत देश है उसमें 552 प्रांत था, जो कि अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ था। जो कुछ प्रांत भारत में आना चाहते थे, कुछ प्रांत भारत में नहीं आना चाहते थे, वे पाकिस्तान में जाना चाहते थे, कुछ आज़ाद ही रहना चाहते थे। तो इन सब को एक कैसे किया गया, उसके बाद हमारा देश का कैसे किया गया, इस सब में जो चुनौतियां आई, इस सब के चुनौती आई वो मुख्य रूप से 3 चुनौती है। कितना चुनौती है? 3 चुनौती है। आपसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन, जब हमारा देश का निर्माण हो रहा था तो मुख्य रूप से कितनी चुनौतियां आई थी, तो आप याद रखिएगा मुख्य रूप से 3 चुनौतियां आई थी। आशा करते हैं आप लोग याद रखेंगे। और ये भी क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने राष्ट्र निर्माण से संबंधित मुख्य रूप से कितनी चुनौतियां आई थी। और ये नहीं तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने राष्ट्र निर्माण में कौन कौन सी चुनौतियां आई थी, उसको लिखिए। 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसको आइए समझते हैं। पहला चुनौती था विविधताओं से मेल खाती लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना किस प्रकार की जाए। कहने का मतलब है कि जो हमारे देश में भारत देश में हिंदू की भी आबादी है, मुस्लिम की भी आबादी है, सिख की भी आबादी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है और अन्य धर्म भी है। तो इसी को विविधता कहते हैं। विविधता इसी को कहते हैं कि जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म है, इसी को विविधता कहते हैं। तो इन सब को एक करने के लिए किस तरह की लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना की जाए। कहने का मतलब है कि जो हमारे देश में इतना विविधता भरा हुआ है, इतना अनेक धर्म लोग रहते हैं, अनेक जाति के लोग रहते हैं, अनेक वर्ग के लोग रहते हैं, अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो इसी को विविधता कहते हैं। तो इतनी विविधता है, तो विविधताओं से मेल खाती, जो विविधताओं से मेल खाती लोकतांत्रिक की अगर स्थापना की जाए, तो इन जो विविधता है, इस विविधता को दूर किया जाए और इन सभी विविधता को दूर कर भाईचारा बनाया जाए। तो कैसे किया जाए, एक ये चुनौती थी। उसके बाद दूसरा चुनौती क्या था, आइए जानते हैं। संविधान से मेल खाती लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना किस प्रकार किया जाए। कहने का मतलब है कि जब हम लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना करेंगे, लोगों की भला करने के लिए, लोगों की किस प्रकार से भला किया जाए, सभी को कैसे बराबर का अधिकार दिया जाए, तो संविधान में जो अधिकार दिया गया उससे संबंधित, उससे मेल खाती लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना किस प्रकार की। संविधान में जो कहता है कि लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए, देश की जनता के लिए ऐसा करना चाहिए, तो वैसे कैसे करे, तो ये एक और चुनौती थी। उसके बाद तीसरा चुनौती क्या है, ये जानते हैं। तीसरा चुनौती क्या है? ऐसा विकास जिससे किसी एक वर्ग का नहीं बल्कि समूचे समाज का विकास कैसे किया जाए। जब देश का विकास किया जाएगा तो किसी एक वर्ग का नहीं, कि अगर वह छोटा है और उसे कम कम अवसर दिया जाएगा और बड़ा एक है उसे ज़्यादा अवसर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर वे नीचे जाति का है, उसके पास रुपया पैसा नहीं है, वे गरीब है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा मदद कर उस लेवल पर ला देंगे ताकि वे अपना जीवन यापन कर सके। और जो थोड़ा ज़्यादा, जिसके पास पैसा है, तो उस पर थोड़ा ही ध्यान देंगे, उस दोनों का लेवल बराबर रखेंगे। जितने भी वर्ग हैं, जो छोटे हैं, नीच हैं, ऊंचे हैं, तो दोनों का लेवल बराबर होना चाहिए। ये कैसे किया जाए, तो ये भी एक चुनौती थी।
तो आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण से मुख्य रूप से कितनी चुनौतियां थी, तो आप लिख दीजिएगा। पहला चुनौती लिखिएगा, पहला चुनौती लिखिएगा कि भारत में जो इतनी विविधता है, इस विविधता से मेल खाती लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना किस प्रकार किया जाए। तो पहला चुनौती लिख दीजिएगा। उसके बाद दूसरा चुनौती में लिखिएगा कि संविधान से मेल खाती लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना किस प्रकार की जाए। संविधान में जिस तरह से कह रहा है कि लोकतंत्र की ऐसी इस तरह से स्थापना की जाए, लोगों का इस तरह से विकास किया जाए, तो ये इस तरह से कैसे किया जाए, तो इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद तीसरा चुनौती है कि भारत में जितने भी धर्म जाति वर्ग के लोग रह रहे हैं, जो नीच हैं, जो नीचे जाति के हैं, जो ऊंचे जाति के हैं, तो दोनों का लेवल बराबर कैसे किया जाए, दोनों बराबर कैसे कंधे से कंधे मिलाकर कैसे चले, तो यह कैसे किया जाए, ये चुनौती थी। तो ये 3 चुनौती को आप लिख दीजिएगा, आपका फुल नंबर मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग राष्ट्र निर्माण में जो चुनौतियां आई थी उसको समझ गए होंगे और लिख दीजिएगा। कॉपी पर आप इसको 1 से 2 बार लिखिएगा, आपको याद हो जाएगा। आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। देखिए, समझिए, समझकर याद कीजिए, रटना नहीं है। रटेंगे तो आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, परसों आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे तो ये आप आगे भी याद रख सकते हैं। आपका अगर कंपटीशन, अगर आगे आप तैयारी करेंगे, यूपीएससी बीपीएससी या अन्य कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी करेंगे, तो आपका ये समझ लीजिए बेसिक है। आपका अगर अभी से बेसिक अच्छा रहेगा तो आगे जाकर आपका जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, जो साइकोलॉजी अन्य विषय है वो मजबूत रहेगा, आप उसमें आगे रहेंगे। तो अभी से ही ध्यान देते रहिए और ध्यान से पढ़िए, अच्छा नंबर लाना है इस बार। तो बस आपसे बस एक ही गुजारिश है कि आप चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है, अगर आपको कुछ सीख मिल रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलने के बाद हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देते हैं, और आपको अच्छे से अच्छे तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप बस ये काम कर दें और ये काम कर दें, बस उससे ज़्यादा आपका कोई काम नहीं करना है बस। तो आप लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बहुत अच्छा। अब हम आगे की ओर समझेंगे। तो आगे क्या कह रहा है, आइए जानते हैं। आगे क्या कह रहा है कि राष्ट्र निर्माण करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया गया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारा देश जो था अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, तो उस प्रांत को किस तरह से एक किया जाए, हमारा देश जो इतना गरीब था उसे किस तरह से विकास किया जाए, किस तरह से विकास किया जाए, तो उस पर ध्यान दिया गया। किस तरह से हमारा संविधान का निर्माण तो शुरू हो गया था, और किस तरह से हमारा देश का विकास किया उस पर ध्यान दिया गया। तो आइए जानते हैं। पहला व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था। संवैधानिक मतलब होता है संविधान। तो इसको छोटा कर लेते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम से काफी सामग्री ली है। हमारे जो संविधान निर्माता थे वे जो संविधान बना रहे थे, तो 1935 में जो ब्रिटिश भारत था, उस समय जो संविधान हमारा था, ब्रिटिश भारत के समय ब्रिटिश ने जो संविधान बनाया था, संविधान में जो कुछ भी दिया था, तो उससे उठा कर भारत के संविधान में लिख रहे थे हमारे संविधान निर्माता, जिसे जिसे नेहरू ने गुलामी का घोषणा पत्र का। जब हमारे संविधान निर्माता ब्रिटिश संविधान से जो 1935 में बनाया गया था, उससे जो सामग्री ले रहे थे भारत के संविधान बनाने के लिए, तो जो हमारे
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संविधान को गुलामी का घोषणा पत्र कहा। और नेहरू जी आगे कहते हैं कि नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन किया और निश्चय किया कि भारत का संविधान गांधीवाद सूत्रों पर आधारित होगा। नेहरू ने जो हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था तो उसे घोषणा पत्र कहा। आगे वे कहते हैं कि हमारा जो संविधान बनेगा वह गांधी जी के विचारों पर बनेगा, गांधी जी का किस तरह का विचार है उस पर बनेगा। और उन्होंने हमेशा से लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन किया, लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन किया। तो आप तो आपसे पूछा जाएगा कि संवैधानिक व्यवस्था में क्या है, तो आप समझ गए होंगे संवैधानिक व्यवस्था है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो उसमें 1935 का जो ब्रिटिश संविधान था उससे सामग्री उठा उठा कर भारतीय संविधान में लिख रहे थे, जोड़ रहे थे। तो उसे नेहरू जी ने गुलामी का घोषणा पत्र कहा, क्योंकि वह जो संविधान बन रहा था भारत का उसमें जो सामग्री ली जा रही थी वे ब्रिटिश संविधान से ली जा रही थी। इसलिए नेहरू जी खफा थे और बोले ये गुलामी का घोषणा पत्र है, हमारा संविधान अगर बनेगा तो सिर्फ गांधी जी के विचारों पर बनेगा, नहीं तो हमारा संविधान किसी और पर नहीं बनेगा। तो बस यही नेहरू जी ने हम संविधान बनाने वाले को कहे थे। तो पूछेगा तो आप लिख दीजिएगा, ऐसे ही पूछा नहीं जाता है। ऑब्जेक्टिव इससे एक दो निकल जाएगा तो ऑब्जेक्टिव का आप इसका तैयारी इससे कर लीजिएगा। उसके बाद संवैधानिक व्यवस्था हो गया। अब हम जानते हैं राज्य निर्माण। हमारे देश में राज्य का निर्माण किस तरह से किया गया। जो इतने प्रांतों में बटा हुआ था, 552 प्रांत जो था, उसमें सभी प्रांत को जोड़ जोड़ कर किस तरह से राज्य का निर्माण किया गया था, तो उसके बारे में जानते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी कनाडा रूपीय संघीय शासन का समर्थन किया। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री, आपको पता होगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू हैं। तो उन्होंने जो राज्य का निर्माण कर रहे थे, तो राज्य का निर्माण करने से पहले उन्होंने कनाडा रूपी संघीय शासन का, कनाडा में जो जिस तरह का संघीय शासन व्यवस्था था उसका समर्थन किया कि जिस तरह से कनाडा में संघीय शासन व्यवस्था उस तरह से ही हमारे भारत में भी संघीय शासन व्यवस्था किया जाए। इसीलिए केंद्र को शक्तिशाली बनाया। जब हमारा देश का जब संघीय शासन व्यवस्था जो कनाडा रूपी था उसका संघीय शासन व्यवस्था का समर्थन नेहरू जी ने किया और भारत में लागू करवाया, तो उससे हमारा देश जो था, हमारा देश, केंद्र का मतलब देश ही होता है, तो वह जो था वो शक्तिशाली बन गया। उसके बाद आगे जानते, भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई। यह क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम भारत में भाषा के आधार पर किस राज्य का निर्माण हुआ, तो आप याद रखिएगा आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ। कब हुआ? 1953 ईस्वी में हुआ। और किस भाषा के आधार पर किया गया, तो तेलुगु भाषा के आधार पर किया गया। कब किया गया? तो 1953 ईस्वी में। तो इससे आपका तत्कालीन अभी 3 ऑब्जेक्टिव निकला है। इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण किया गया, तो आंध्र प्रदेश का। किस भाषा के आधार पर किया गया, तो तेलुगु भाषा के आधार पर। कब किया गया, तो 1953 ईस्वी में। आशा करते हैं आपका 3 ऑब्जेक्टिव तैयारी हो गया होगा और आप 3 ऑब्जेक्टिव आप समझ गए होंगे और आप बना भी लेंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 1956 में भाषा के आधार पर ही राज्य का पुनर्गठन हुआ।
जब हमारा देश में जो भाषा के आधार पर जब राज्य का निर्माण होने लगा, जो जिस जो लोग जो भाषा बोलते थे, उन्होंने सरकार से गुजारिश करने लगा कि हम जो भाषा बोलते हैं उसी भाषा के आधार पर हमें राज्य बना दीजिए। जिस तरह से जिस तरह से महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, तो उस समय वो बम्बई था, तो उन्होंने कहा कि हम मराठी लोगों के लिए एक अलग राज्य का निर्माण करा दीजिए, तो उन लोगों के लिए महाराष्ट्र दिया। उस तरह से गुजराती जो भाषा बोलते थे उनके लिए गुजराती दिया, जो पंजाबी भाषा बोलते थे उनको लिए पंजाबी दिया, जो हिंदी बोलते थे उनके लिए हरियाणा दिया गया। तो उसी तरह से तो सभी राज्य का भाषा के आधार पर निर्माण किया जाए, तो उसी तो तो राज्य का उसी को राज्य का पुनर्गठन कहते हैं। तो उसका स्थापना आपसे पूछा जाएगा, तो आप बता दीजिएगा 1956 ईस्वी में। आपसे पूछा जाएगा कि राज्य का पुनर्गठन कब से स्टार्ट हुआ, तो 1956 में। उसके बाद आगे जानते हैं भाषा के उसके बाद जानेंगे प्रशासनिक सुविधा के आधार पर नेहरू जी ने 1963 ईस्वी में नागालैंड की स्थापना की। नागालैंड जो है, नागालैंड ये असम से टूटकर बना है। असम में नागालैंड जो था असम का भाग था, तो नागालैंड में अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था था। तो नेहरू जी ने जो नागालैंड का था उसको प्रशासनिक व्यवस्था को देखे और उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने 1963 ईस्वी में असम का एक भाग काट कर नागालैंड का निर्माण कर दिए। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि असम से एक भाग काटकर नागालैंड का निर्माण कब किया गया, तो लिखिएगा, याद रखिएगा 1963 ईस्वी में। या ऐसे भी पूछा जाएगा कि नागालैंड का निर्माण कब हुआ, तो 1963 ईस्वी में हुआ। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आप इसमें आपसे 3 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। पहला ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था, तो आंध्र प्रदेश बना था। एपी का मतलब आप आंध्र प्रदेश होता है, आप इतना समझदार है, आप समझ सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश का हुआ। किस भाषा के आधार पर हुआ, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था। कब हुआ था, तो 1953 ईस्वी में हुआ था। तो आशा करते हैं आपका ये 3 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था उसको कब पारित किया गया, तो 1956 ईस्वी में पारित किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम को कब पारित किया गया, तो 1956 ईस्वी में। उसके बाद आगे आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि नागालैंड नागालैंड का निर्माण कब हुआ, नागालैंड असम से टूटकर कब बना, तो आप याद रखिएगा 1963 ईस्वी में नागालैंड का निर्माण हुआ था। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आपका ऑब्जेक्टिव इससे बन जाएगा, और जो मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बताया, या आपको ऑब्जेक्टिव में हम बताएंगे, ऐसे आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे की ओर जानते हैं। अब है सामाजिक और आर्थिक न्याय। सामाजिक और आर्थिक न्याय क्या है, तो देश में रहने वाले पिछड़े और गरीब तथा कमजोर वर्गों का विकास होना जरूरी है। भारत देश में जो कमजोर वर्ग के लोग रहते थे, जो गरीब लोग रहते थे, जिनके पास खाना खाने का रुपया नहीं था, जो लोग बेरोजगार थे, जो नीची जाति के थे, तो उनका विकास होना जरूरी था। अगर उनका विकास नहीं किया जाएगा तो देश का भी विकास नहीं होगा, क्योंकि जो वे लोग थे वे देश का रीढ़ है। अगर वे उनका विकास नहीं होगा तो देश का भी विकास नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए जो पिछड़े जाति हैं, जो निम्न जाति हैं, जो बेरोजगार हैं, जो गरीब हैं, जो कमजोर किसान हैं, उनका विकास करना अति आवश्यक है। तो इनका विकास के लिए संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अन्य वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई।
जो 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 संविधान संविधान का जब निर्माण किया गया, तो संविधान में दिया गया कि जो अनुसूचित जाति हैं, जो जो अनुसूचित जाति हैं और जो अनुसूचित जनजाति हैं, और जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अन्य वर्ग हैं, जिनका समाज में उतना बड़ा अस्तित्व नहीं है, और जो शैक्षिक दृष्टि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और जो पिछड़े और अन्य वर्ग के लोग हैं, तो उनका कल्याण के लिए, उनका विकास के लिए, तो संविधान में उनको आरक्षण दिया गया कि अगर कोई भी, अगर वे एग्जाम देंगे, मान लीजिए कोई एग्जाम देंगे, अगर जनरल, अगर 90 नंबर में अगर वो एग्जाम लोग पास करता है, कोई स्टूडेंट पास करता है, तो जिनको आरक्षण दिया जाता है, तो वे 70-75 नंबर में ही पास कर जाते हैं, उनको ये सब की सुविधा दी जाती है। जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जो अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जाति हैं, तो उनको आरक्षण की व्यवस्था दी गई संविधान में। उसके बाद आगे नेहरू जी कहते हैं, नेहरू जी का यही अनुरोध बना रहा कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के बिना राष्ट्र का निर्माण उद्देश्य नहीं हो सकता। नेहरू जी कहते हैं कि अगर देश में देश में रहने वाले लोगों का सामाजिक और आर्थिक में विकास नहीं किया जाएगा, तो आप ये सोचना भी बंद कर दीजिए कि हमारा देश का निर्माण होगा। अगर हम देश में रहने वाले व्यक्ति का विकास करेंगे, तब हमारा देश का निर्माण होगा। अगर उन लोगों का विकास नहीं करेंगे, तो हमारा देश का देश का विकास नहीं होगा, और देश धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो नेहरू जी ये बात बोलते हैं। तो ये आशा करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। तो आइए आगे की ओर समझते हैं। आगे है शिक्षा एवं कानूनी व्यवस्था। शिक्षा के बारे में इसमें समझेंगे, और जो कानूनी व्यवस्था बनाया गया, कानून कि आप ये नहीं कर सकते, ये जुल्म नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो इसके बारे में आइए समझते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि 26 जनवरी 1965 के बाद देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बना दिया जाएगा। संविधान का जो अनुच्छेद है 343, जिसमें कहा गया है कि 26 जनवरी 1965 ईस्वी तक जो हिंदी भाषा है, उसको देश का राष्ट्रीय भाषा बना दिया जाएगा। तो आगे आगे जानते हैं। लेकिन गैर हिंदी भाषी लोगों के विरोध को देखते हुए नेहरू जी ने अपना विचार दिया कि अनैच्छिक लोगों पर कोई भी भाषा का जबरदस्ती अपनाने पर जोर नहीं दिया जाएगा। समझते हैं, जो लोग हिंदी भाषा बोलते थे, तो उनके लिए तो ठीक था कि हमारा देश का राष्ट्रीय भाषा हिंदी बन जाएगा। लेकिन जो लोग हिंदी भाषा नहीं बोलते थे, जैसे कोई तेलुगु बोलते थे, कोई पंजाबी बोलते थे, कोई कन्नड़ बोलते थे, कोई तमिल बोलते थे, तो उन लोगों ने विरोध किया, नहीं, हमारा देश का राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं बनेगा। अगर हिंदी बनेगा तो दक्षिण भारत में अलग भाषा बोला जाता है, उत्तर भारत में अलग भाषा बोला जाता, पश्चिमोत्तर भारत में अलग भाषा बोला जाता है, तो ये देश का राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं बनेगा। तो नेहरू जी आगे कहते हैं कि ठीक है, हम का देश का राष्ट्रीय भाषा हिंदी को नहीं बनाएंगे, और किसी पर जबरदस्ती भी हिंदी भाषा बोलने का आदेश नहीं देंगे कि आप हिंदी भाषा ही बोलेंगे और अन्य भाषा नहीं बोलेंगे। किसी पर जबरन जबरन आदेश नहीं दिया जाएगा। तो इसी को रोकने के लिए 1963 ईस्वी में राजभाषा कानून बनाया था। इसी को रोकने के लिए कि हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा, तो इसी को रोकने के लिए, राजभाषा कानून को रोकने के लिए 1963 ईस्वी में भाषा को रोकने के लिए 1963 ईस्वी में राजभाषा कानून बना था। इसमें था कि जो व्यक्ति अपने मन से कोई भी भाषा बोल सकते हैं, अगर आपका मन है तो हिंदी भी बोल सकते हैं, आपका मन है तो उर्दू भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं।
आगे भी समझते हैं। जिसने यह सुनिश्चित किया कि निर्धारित समय सीमा के बाद भी आप सरकारी कामकाज में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर अगर कहीं आपका सरकारी कामकाज में गए, आपको किसी सरकारी कामकाज में कोई काम करवाना है, तो आप वहाँ इंग्लिश भाषा का भी सब प्रयोग कर सकते हैं, ना कि हिंदी भाषा का प्रयोग करना है, वहाँ आप इंग्लिश का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब इसको समझते हैं विदेश नीति। हमारे जो विदेश भारत का विदेश नीति किस प्रकार था, तो इसको समझते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश की विशाल मुस्लिम संख्या को देखते हुए नेहरू जी ने मुस्लिम देशों से अच्छे संबंध बनाए। पर एक बात याद रखिएगा कि देश के प्रथम विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री तो याद रखिएगा वे थे नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे, इसको याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है। तो नेहरू जी भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। तो इन्होंने देखा कि देश में भी मुस्लिम का आबादी है, कितना परसेंट था, तो मैंने शुरू में बताया था 12% मुस्लिम का आबादी था। तो मुस्लिम की अधिक से अधिक आबादी को देखते हुए नेहरू जी ने एक दिमाग लगाया कि ऐसा किया जाए कि जो हमारे देश में तो मुस्लिम है ही, हम मुस्लिम देश से भी अच्छे संबंध बना लेते हैं, ताकि हम उस देश से व्यापार करेंगे और उस देश के साथ व्यापार करने के बाद हमारा देश विकास की राह पर चलेगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम देश से भी अच्छा संबंध बनाने लगे। उसके बाद देश में समाजवादी तत्व के अनुरोधों को देखते हुए नेहरू ने समाजवादी देशों से अच्छे संबंध बनाए। समाजवादी का मतलब समझते हैं, पहले आप समाजवादी का मतलब समझिए, तब ये लाइन को आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। समाज देखिए, दो तरह का दो तरह का होता है मॉडल। पहला व्यवस्था होता है, पहला पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था। तो पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है कि आपका जो संपत्ति है उस पर अधिकार आप ही का होता है। तो इसका जो अगुवाई वो अमेरिका था, इसका भी काफी विकास उसने किया। तो आप समझ गए होंगे पूंजीवाद में क्या होता है, आपका जो संपत्ति है उस पर आपका खुद निजी अधिकार है। उसके बाद समाजवादी में क्या होता है कि आपका जो संपत्ति है उस पर आपका अधिकार ना होकर उस पर राज्य सरकार का अधिकार होता है, यानी आपका संपत्ति आपका 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 अधिकार उस पर नहीं है, ताकि आपका अधिकार नहीं है बल्कि राज्य सरकार का अधिकार है। तो इसी को समाजवादी कहते हैं। समाजवादी का अगर पूछा जाएगा कि अगुवाई कौन था, तो सोवियत संघ था, जिसका विघटन 1991 ईस्वी में हो गया था। इसको भी हम पढ़ेंगे। तो देश में भी समाजवादी को देखते हुए नेहरू जी जब देश में देखे कि समाजवादी का काफी देश में विकास हो रहा है, तो उन्होंने समाजवादी से जो जुड़े थे, समाजवादी व्यवस्था को जो जो देश अपनाया था, तो उस देश के साथ वो इन्होंने अच्छे संबंध बनाने लगे। अच्छे संबंध बनाने के बाद उन्होंने उस देश के साथ व्यापार करने लगा। व्यापार करने के बाद देश का विकास होने लगा। तो आशा करते हैं अब इस टॉपिक को भी आप समझ गए होंगे। भारत का विदेश नीति किस प्रकार था, किस तरह से अपना विदेश नीति का विकास किया, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आशा करते हैं आप ये लोग समझ गए होंगे। इस प्रकार विदेश संबंध बनाकर नेहरू ने एक शक्तिशाली व्यापारिक राष्ट्र का निर्माण किया। जब जब उस नेहरू जी ने मुस्लिम देश से अच्छे संबंध बनाए, समाजवादी देश से अच्छे संबंध बनाए और उनसे व्यापार करने लगे, जिससे हमारा देश का व्यापार में वृद्धि हुआ और हमारा देश विकास के पथ पर चलने लगा। उसके उसके बाद आगे भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हम आपको कुछ देर पहले बताए थे कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आशा करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा ही और बचा है, उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेहरू जी ने विविधता में एकता को ध्यान में रखते हुए कहा कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद जैसी बेकार बातों को छोड़कर आधुनिक भारत के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। नेहरू जी कहते हैं कि जो भारत में विविधता है, अनेक जाति, अनेक वर्ग, अनेक
संप्रदाय के लोग रहते हैं तो उसको ध्यान में रखते हैं, उनको ध्यान में रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति है तो उसे जातिवाद नहीं करना चाहिए, उसे क्षेत्रवाद नहीं करना चाहिए। क्षेत्रवाद का मतलब होता है क्या, कि अपने क्षेत्र के प्रति अधिक लगाव रखना और दूसरे क्षेत्र के प्रति उतना लगाव नहीं रखना। जैसे मानिए देश पर जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है वो देश से बहुत प्रेम करता है लेकिन पाकिस्तान पड़ोसी देश से उतना प्यार नहीं करता है, तो उसी को क्षेत्रवाद कहते हैं। तो जो व्यक्ति क्षेत्रवाद को अधिक महत्व देता है, जातिवाद को अधिक महत्व देता है, संप्रदायवाद को अधिक महत्व देता है, तो इस सभी बेकार चीज को छोड़ देना चाहिए उस व्यक्ति को, और देश का विकास किस तरह से किया जाए उस पर अपना योगदान देना चाहिए, उसमें अपना योगदान देना चाहिए। तो नेहरू जी का यही कहना था कि जो भारत में इतना विविधता भरा हुआ है और जो लोग क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और जातिवाद को मानते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें इस चीज को छोड़ देना चाहिए और देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। आशा करते हैं आप ये भी समझ गए होंगे। बस आज इतना ही रहने देते हैं और हम वीडियो को द एंड करते हैं। और जाने से पहले बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी, आप कुछ सीखे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टाटा, सी यू, कल मिलते हैं।